नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। पुराने टैक्स सिस्टम को दरकिनार कर देश में जीएसटी का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन जैसा कि किसी भी बड़े बदलाव के वक्त होता है, जीएसटी को लेकर भी शुरुआती दिक्कतें आ रही हैं। जीएसटी को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए जी बिजनेस लेकर आया है ये खास शो जीएसटी हेल्पलाइन, जिसमें हमारे एक्सपर्ट जीएसटी गुरु संजीव मल्होत्रा आपके हर कंफ्यूजन का समाधान करेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें फोन करें 1800-180-3545, साथ ही साथ 0120-425-8237 हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। हमारा ये शो फेसबुक लाइव जा रहा है, तो जी बिजनेस ऑनलाइन पर आप जाकर अपना सवाल रख सकते हैं, और साथ ही साथ ट्विटर पर भी आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल आप पूछ सकते हैं। हमारे जीएसटी गुरु आपके हर सवाल का जवाब यहां पर देंगे। लेकिन चलिए उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि जीएसटी के चलते आखिर कौन सी चीजें सस्ती हो गई हैं। जीएसटी बना फायदे का सौदा। कम हुए कई चीजों के दाम। अब सस्ते में खरीदो सामान। अगर जीएसटी से पहले लगी सेल का आप फायदा नहीं उठा पाए थे, तो अब आपको पछताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी के बाद कई चीजें पहले के मुकाबले आपको कम दामों पर मिल रही हैं। आपको फटाफट बता देते हैं कि जीएसटी के बाद आप कौन कौन से सामान सस्ते में खरीद सकते हैं। आईफोन खरीदने के लिए अब आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि जीएसटी के बाद आईफोन सस्ता हो गया है। जिस आईफोन 7 प्लस के 256 GB मॉडल के लिए आपको 92,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब वो आपको मिलेगा केवल 85,400 रुपए में। वहीं आईफोन 6s अब केवल 96,900 रुपए में मिल रहा है। तो आईफोन SE का 32 GB वाला मॉडल लगभग 26,000 रुपए का मिल रहा है। आईफोन SE का 128 GB वाला मॉडल 35,000 रुपए में मिल रहा है, यानी पहले के मुकाबले 2100 रुपए सस्ता। गाड़ियों के दीवानों के लिए भी खुशखबरी है। जीएसटी के बाद कई गाड़ियां सस्ती हो गई हैं। Hyundai क्रेटा जो पहले 9,30,000 से 14,60,000 के बीच थी, वो अब 8,90,000 से 14 लाख रुपए की मिल रही है। वहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर अब 24,50,000 से 29,80,000 रुपए की आपको पड़ेगी। तो टोयोटा इनोवा 14,20,000 से 21,40,000 के मुकाबले 13,30,000 से 20.5 लाख रुपए की मिल रही है। लग्जरी कारों में मर्सिडीज ई क्लास पहले के मुकाबले अब करीब 2 लाख रुपए सस्ती हो गई है, और अब आपको 53,70,000 से 67 लाख की मिलेगी। वहीं मर्सिडीज GL S350 आपको 83 लाख के बजाय 80 लाख रुपए की मिल जाएगी। टू व्हीलर्स की बात करें तो हीरो सुपर स्प्लेंडर 55,600 के बजाय 53,000 रुपए का मिल रहा है। तो होंडा एक्टिवा 48,300 के बजाय 44,900 रुपए की मिल रही है। इसके अलावा मारुति भी अपनी कई गाड़ियों पर डिस्काउंट दे रही है। मारुति ऑल्टो पर 7,500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी ऑल्टो 800 अब आपको 2,47,000 से 3,75,000 रुपए की मिलेगी। तो मारुति स्विफ्ट पहले के मुकाबले यानी 4,99,000 से 7,65,000 के मुकाबले अब आपको 4,81,000 से 7,47,000 रुपए की मिलेगी। मारुति डिजायर की बात करें तो 20,000 के डिस्काउंट के बाद अब आपको 5,45,000 से 9,41,000 रुपए के बीच पड़ेगी। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें जैसे अचार, जैम भी सस्ते हुए हैं। कई कंपनियों ने पैकेज गुड्स पर कीमतें तो नहीं घटाई हैं, पर उनकी जगह सामान की मात्रा यानी क्वांटिटी बढ़ा जरूर रहे हैं। यानी पहले जितनी कीमत में ही आपको 100 ग्राम का पैक मिलता था, अब उसी कीमत में 110 या फिर 120 ग्राम सामान मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपकी जीएसटी को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो आपके हर सवाल का जवाब हमारे जीएसटी गुरु संजीव मल्होत्रा देंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ट्विटर पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। लगातार नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो जो भी आपका सवाल हो आप उसका जवाब हमें यहाँ पर दे सकते हैं। संजीव जी, इससे पहले कि सवाल आए, मैं बस ये कि लेमैन जो समझना चाहता है वो ये कि क्या जीएसटी के बाद महंगाई बढ़ेगी या फिर घटेगी? महंगाई इसमें कम होगी, इसमें जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ट्रेड है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, पहले वो सेक्टर
टैक्स देता नहीं था, यू को चोरी होती थी। अब वो सारा अकाउंट फॉर होगा। जब अकाउंट फॉर होगा सरकार के लिए टैक्स बढ़ेगा। जब सरकार के लिए टैक्स बढ़ेगा तो उनके रिसोर्सेज अच्छे होंगे, तो वो उनकी हो सकती सोच भी टैक्स रेट कम किए जाएं। तो उन्होंने सबसे पहल की है, अभी जो टैक्स रेट है वो पहले के मुकाबले कम किए गए हैं। तो बाजार से वो उम्मीद करते हैं कि वो रेट कम हो। जैसे आप देख रहे हो रेट वो कम हो भी रहे हैं चीजों के, ये उम्मीद के साथ कम किए गए हैं। पर जब और टैक्स इकट्ठा होगा, जब सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, तो उस टैक्स से और सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगा, तो टैक्स रेट और भी कम आने की, यानी कि सरकार के खजाने में जब ज्यादा पैसा आएगा टैक्स के रूप में, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो हमें होम लोन मिलता है या फिर किसी भी चीज पर जो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं या टैक्सेस पे करते हैं, उनमें यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि शुरुआत है, लेकिन संजीव जी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात मानते हैं कि यहाँ पर समय लगेगा जीएसटी के इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आने में, सब चीजों को ऑर्गेनाइज होने में। तो क्या आप मानते हैं, जल्दी से बता दीजिए, 6 से 8 महीने का समय लग सकता है? कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो उसमें टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भी आप अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई काम करना हो तो कुछ में टीदिंग प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब ये सरकार का देश भर के लिए एक प्रोजेक्ट है जी, तो कुछ प्रॉब्लम्स तो रहेंगी जिसको सेटल, वो प्रॉब्लम इग्नोरेंस की भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी की भी हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। 6 महीना मोटा मोटा 6 महीना मान के चले, 6 महीने में सेटल हो जाएगा, सेटल हो जाएंगे। मेरे साथ सूरत से हरीश भाई मौजूद है, कपड़ा व्यापारी हैं हरीश भाई। हरीश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। क्या पूछना चाहते हैं आप? हरीश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन सकता हूँ। गुड इवनिंग, आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, मैं कपड़े का वीविंग करता हूँ, कपड़ा रूम है मेरे पास। हेलो जी जी जी, हम सुन सकते हैं आपको, आप सवाल पूछिए। मैं पावर लूम्स के बिजनेस में हूँ। मेरे पास ग्रे का कपड़े का 20 लाख का स्टॉक है। 20 लाख का स्टॉक है आपके पास? अभी तो मुझे उससे आगे बेचने के लिए कैश कितनी मिलेगी? जी जी, शायद समझना पूछना चाह रहे हैं कि हाँ, क्रेडिट इनपुट क्रेडिट जो के बारे में। आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, आप उस पर क्रेडिट की बात कर रहे हैं। क्रेडिट के लिए एक कंडीशन ये दी गई कि वो पहले भी टैक्सेबल हो, जीएसटी से पहले टैक्सेबल हो, तो उस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। कपड़ा पहले क्रेडिट उस पर टैक्सेबल नहीं था, टैक्स एग्जेम्प्ट था और सिर्फ 2% एक्साइज ड्यूटी लगती थी। तो आज आप किस चीज के क्रेडिट की बात करेंगे, क्योंकि वो टैक्स पेड ही नहीं है। जिस पे टैक्स पेमेंट हुई नहीं है तो क्रेडिट किस चीज का मिलेगा? तो आपको इस जितना स्टॉक पड़ा हुआ है इस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और कॉलर है बरेली से, राहुल भाटिया है। राहुल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, कपड़े का काम है मेरा। हाँ, तो मैं जैसे कंपोजिशन स्कीम में मैम जाना चाहता हूँ, तो मैं बाहर से माल ला सकता हूँ? जैसे दिल्ली पानीपत से माल ला सकता हूँ कंपोजिशन में? संजीव जी, ला सकते? कंपोजिशन स्कीम में आप बाहर से माल ला सकते हो, लेकिन स्टेट बेच बाहर नहीं सकते। जिस भी स्टेट में आप हो, आप बेच उसी स्टेट में सकते हो, उस स्टेट से बाहर नहीं बेच सकते। लेकिन बाहर से माल लाने की कोई मनाही नहीं है। चलिए राहुल, आप बाहर से सामान मंगवा सकते हैं, लेकिन बेचना आपको उसी स्टेट के अंदर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा। संजीव जी, आखिर ये कंफ्यूजन क्यों है, या फिर बहुत क्लियर नहीं है अभी भी बहुत सारी चीजें जीएसटी को लेकर? ऐसा कि जो खासतौर पर व्यापारी वर्ग मैंने देखा है ज्यादा स्ट्रेस्ड है। ऐसा जो छोटे व्यापारी हैं, एक नेचुरल बात है, वो अच्छे कंसल्टेंट की या एक्सपर्ट की सर्विसेज नहीं ले सकते। उनको जानने के लिए गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स थे जिनसे वो अटेंड करते और वो अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते थे। लेकिन हर की एक नेचुरल बात, हर कोई आदमी व्यापार पे ज्यादा ध्यान देता है और उस पे ध्यान कम देता है। ठीक है, ऐसे ही कॉलर है हमारे साथ, कपिल गुप्ता साहब है, ग्रेटर नोएडा से जुड़े हैं। कपिल, गुड इवनिंग, क्या पूछना चाहते हैं आप? जीएसटी से जुड़ा हुआ हमने सुना है सवाल लेना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम, मुझे ये पूछना था। हाँ जी कपिल, आप अपनी पहले तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको हम सुन नहीं पाएंगे ढंग से और आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप प्लीज सबसे पहले तो टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल धीरे कर कीजिए और फिर सवाल पूछिए। बंद कर दिया। नमस्कार मैडम जी। हाँ जी, मुझे ये पूछना था, मेरी एक छोटी सी दुकान है गली में, तो उसमें कैसे कैसे जीएसटी भरना है?
ठीक है, तो छोटे जो दुकानदार है वो क्या करें? आपकी अगर टोटल सेल एक साल में 20 लाख से कम है, आपको जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, आपको जीएसटी से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, तो आपके लिए जीएसटी का कोई मायने नहीं है। संजीव, लेकिन क्या ऐसे लोगों को बिल देने की भी जरूरत नहीं है? अगर कोई छोटा सामान कोई खरीदता है, ऐसे लोगों को बिल देने की भी जरूरत नहीं। ये पूरे दिन में एक बिल काटने की इनको छूट है। छोटे छोटे हैं, 250 से कम है, तो एक दिन में एक बिल भी काट लें तो चलेगा। अच्छा, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, मुकेश यादव है ललितपुर यूपी से। मुकेश, गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, ये पूछना चाहते हैं, जैसे हमको गाड़ी चलती है सर, हमारी भाड़ा मिलता है हर जगह से, डीजल में डलवाना पड़ता है, सब पैसे भी कुछ नहीं बच रहा है। अगर आप ठीक है, हाँ जी। दो सिचुएशन, अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, आपके पास ट्रक है या ऐसा व्हीकल है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, तो आपने जीएसटी में कोई टैक्स नहीं देना। आप जो आपका टैक्स है, जैसे ही आप कमर्शियल एंटिटी को दोगे तो वो रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करेगी। तो आपको एक लेकिन रिकॉर्ड रखना आपकी जरूरी है भी, किसका माल लेके जा रहे हो, बिल्टी बनाना आपकी जिम्मेवारी है, किसका माल लेके जा रहे हो, कहां लेके जा रहे हो, ये सब रिकॉर्ड पहले भी जरूरी थे, अब भी जरूरी है। तो इसमें कोई नई चीज ऐड नहीं हुई है, अकाउंटेबिलिटी हुई है। ठीक है संजीव, एक और मैंने चीज जो यहाँ पर देखी है, जो छोटा जैसे अखबार बेचने वाला कोई लड़का है या फिर छोटी छोटी दुकानों में इस तरह का काम होता है, जो अखबार बेचने वाला है उसकी इनकम शायद 20 लाख रुपए तक नहीं होगी। तो क्या आपने इनकम टैक्स की बात कर दी। हम जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज, जो पहले सेल टैक्स लगता था, वैट लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसके बदले ये टैक्स आया है। तो जो इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स जैसे पहले था वैसे पहले है, वैसे ही रहेगा। अच्छा। इनकम टैक्स का इससे कोई लिंक नहीं है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। अगर मैं कुछ गुड्स बेचता हूँ या कुछ मैं सेवाएं बेचता हूँ, उसके अगेंस्ट जो मुझे पैसा मिलता है, उस पैसे पे मुझे टैक्स देना है। अच्छा, वो 20 लाख क्रॉस करता है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस चीज की सेवाएं या गुड्स की सेल, अगर मैं गुड्स बेचता हूँ, उसकी अगर सेल 20 लाख से ऊपर गई, तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, अनुज मित्तल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से। अनुज जी, गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली सर, मैं ना चेफ कटर बनाता हूँ, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अच्छा, तो अभी तक वो टैक्स फ्री आइटम है हमारा। तो अभी कुछ हमारे सीए कह रहे हैं कि वो टैक्सेबल आइटम है, तो अगर वो टैक्सेबल है तो क्या परसेंटेज है? क्योंकि कुछ सीए कह रहे हैं टैक्सेबल है, कुछ कह रहे नहीं है। शार्प कटर ये बनाते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट बाय स्पिरिट, ये सारे एग्जम्प्ट किए गए हैं, इस पे टैक्स नहीं लगाया गया। लेकिन आपका कुछ आइटम ऐसी हो सकती है जो कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए भी यूज होती है, बाकी भी यूज हो सकती है। उसके लिए सरकार ने पूरी एक लिस्ट दी हुई है, जो 1200 के करीब आइटम्स हैं। HSN कोड होते हैं, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सारी दुनिया में उस प्रोडक्ट को उस नाम से जाना जाता है। आपको वो लिस्ट देखनी पड़ेगी। 90% चांस, 98% चांस है कि आपकी आइटम एग्जम्प्ट होगी अगर ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है। टैक्स होने का कोई कारण नहीं है। तो आप जो शेड्यूल है वो देखिए, उसमें अपनी आइटम को लोकेट कीजिए, उस आइटम के आगे उसका टैक्स रेट लिखा हुआ है या एग्जम्प्ट है वो लिखा हुआ है, तो आपको उससे पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हमें फोन कर रहे हैं। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो लगातार हम स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जीएसटी गुरु आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। तो एक हेल्पलाइन नंबर जरूर सरकार ने दिया है, लेकिन जीएसटी को लेकर अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो जी बिजनेस, जो कि आपका अपना चैनल है यहाँ पर, उसने भी ये हेल्पलाइन यहाँ पर शुरू की है। आप लगातार हमसे सवाल पूछ सकते हैं। एसपी सिंह साहब हैं दिल्ली से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम। मैडम, जिस तरह से हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं और कमोडिटी में भी मार्जिन देके ट्रेडिंग करते हैं, और ब्रोकर हमसे जीएसटी या सर्विस टैक्स जो भी लेता है, तो इसमें हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना जीएसटी का कुछ भरने की। संजीव जी, क्या करना होगा? आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सेवाएं कौन दे रहा है समझो। ये टैक्स गुड्स एंड सर्विस है, जिसने सर्विस दी है उसको टैक्स जमा करवाना है। आप तो रेसिपिएंट हो, ब्रोकर ने आपको सर्विस दी, उस सर्विस के बना में वो आपसे कमीशन लेता है। अब कमीशन उसकी सर्विसेज का रिवार्ड है, वो चीज टैक्सेबल है, कमीशन। लेकिन आप तो सर्विस ले रहे हो। गुड्स या सर्विसेज लेने वाला आदमी टैक्स नहीं जमा करवाता, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें सफर कौन करता है? कंज्यूमर। लेकिन जमा करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? जो गुड्स या सर्विसेज बेचता है। तो इस केस में जो ब्रोकर है कमीशन चार्ज करता है, वो
सर्विस टैक्स वो आपका जीएसटी लेगा। हाँ। और वो जमा करवाएगा। हाँ, ठीक है एसपी सिंह जी, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। अखिल अग्रवाल है हमारे साथ, कर्नाटक से जुड़ गए हैं। अखिल गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग। मेरी 2 क्वेरीज थी जी। जो कर्नाटक सरकार प्रोफेशनल टैक्स चार्ज करती थी प्रोफेशनल से, क्या वो जीएसटी में सब्सिडी हो गया है? नंबर 1। नंबर 2, जो माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स निकलते हैं, जेम्स निकलते हैं, उस पे टैक्सेशन कितनी है और उसको प्रोसेस करने के बाद टैक्सेशन कितनी है? ठीक है, ठीक है। पहला आपका क्वेश्चन प्रोफेशनल टैक्स का। प्रोफेशनल टैक्स जो सर्विसेज पे लिया जाता था, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट के कनेक्शन में जो लिया जाता था, वो सब्स्यूम नहीं हुआ जीएसटी में, वो सेपरेटली चार्ज होगा, वो इसमें जीएसटी का पार्ट नहीं बना। नंबर 2 आपका क्वेश्चन था कि जो प्रेशियस स्टोन्स माइनिंग के बाद निकलते हैं, उसके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि बहुत लंबा एक शेड्यूल दिया गया सरकार ने, उसमें अलग अलग नेचर ऑफ आइटम्स का अलग अलग रेट ऑफ टैक्स उसमें दिया गया है। तो आपको एग्जैक्ट अपने प्रोडक्ट के लिए वो शेड्यूल में देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है, उस कैटेगरी के सामने उसके रेट लिखे गए हैं। वो सारे HSN कोड वाइज हैं। HSN मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। दुनिया में, सारी दुनिया में उस आइटम को उसी नाम से जाना जाता है। तो आप अगर उस HSN कोड को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको सीधा का सीधा वहां जाके आपको उसके रेट ऑफ टैक्स उसके सामने होगा, वो दिखाई दे सकता है। इतनी लिस्ट को याद नहीं रखा जा सकता, हमें भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अक्षय मित्तल साहब हैं, आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम जी, हम मोमबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या पूछ रहे हैं जी? हम मोमबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो बैक्स है। हाँ। उसका जीएसटी की रेट है वो 18% है जी। और जो कैंडल का जीएसटी रेट है वो 12% है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसका क्या हुआ? हमने 18% दिया और कंज्यूमर से 12% दिया। तो डिफरेंस जो 6% है, जो 6% है वो हमें कैसे रिफंड हो? ठीक है, ठीक है जो डिफरेंस के लिए लॉ बनाया गया है कि अगर आपकी आउटपुट पे रेट कम है और इनपुट पे रेट ज्यादा है, जैसे आप बता रहे हो, कोशिश ये की गई है कि इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, इसको इन्वर्टेड कहते हैं, कि जिसमें फिनिश गुड्स पे तो रेट कम है और रॉ मटेरियल पे रेट ज्यादा है। जब ये स्ट्रक्चर बनाया गया, कोशिश ये की गई कि ऐसा केस ना हो। लेकिन जैसा आप बता रहे हो 12% और 18% का केस है, अगर ऐसा केस वाकई ही है तो लॉ क्या कहता है कि आपको जो 6% पोर्शन है उसका रिफंड मिलेगा। आपको आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। कितने का? 6% जो रिवर्स में आपका आता है उसका रिफंड में, रिफंड की प्रोविजन है, शायद सेक्शन 54 है, उसमें दी गई है। उसमें आप जाके प्रोविजन देके आप रिफंड की एप्लीकेशन दोगे। ठीक है। वेंकटेश्वर आए, एक और कॉलर हमारे साथ वेंकटेश्वर जुड़ गए हैं आंध्र प्रदेश से। वेंकटेश्वर गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये कि मैडम जी, एक कंपोजिशन स्कीम हुआ है, उसमें हमारा जो टैक्स है 28% हमारा, मेरा आइटम जो है ना, हाँ जी, वो 28% टैक्स है। हाँ। उसमें कंपोजिट वाला का आइटम वो 5,000 में बिक्री किया समझिए, उसको 500 रुपये नफा मिलता। हाँ। उसको 50 रुपये भरने से टैक्स हो जाएगा। अगर मैंने वही आइटम वो 500 मेरे को प्रॉफिट आने से उसमें टैक्स 28% है। हाँ। मतलब 140 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा मैंने। जी जी। उसका अंतर 90 रुपीज हुआ ना। ठीक है। वो एक समझो जो कंपोजिशन स्कीम दी गई है, ये अगर आपकी टर्नओवर 75 लाख से कम है तो आप इस कंपोजिशन स्कीम की ऑप्शन दे सकते हो। आप चूज कर सकते हो कि मैं टैक्स कंपोजिशन के हिसाब से दूंगा। कंपोजिशन स्कीम में जितना आप परचेज करोगे उस पर जितना टैक्स आप लगा के पे करोगे वो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जितनी सेल करोगे उस सेल की बनाए अगर आप रिटेलर हो तो आपको 1% टैक्स चुकता करना है तो आपकी सारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये टैक्स आप कस्टमर से चार्ज नहीं करोगे, अपने बिल पे नहीं लिखोगे, आप अपने बोर्ड के ऊपर लिखोगे मैं कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हूं। आप बिल पे टैक्स नहीं चार्ज करोगे, कस्टमर से भी चार्ज नहीं करोगे, वो आपकी सेल प्राइस का पार्ट बन के जाएगा।
आप उसमें कंपोजिशन में जा सकते हो अगर 75 लाख से आपकी सेल कम है तो ठीक है। व्हाट्सएप पर भी हमें कुछ सवाल यहाँ पर आए हैं। राजपाल हैं अलवर से, जो यहाँ पर अपना सवाल लिखते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन वैट में कंपाउंड में था, लेकिन मेरा टर्नओवर जो है वो करीब 10 लाख रुपए है। मैं अब तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं कराया है, क्या करूं मैं, क्या करें सर? आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है। हाँ। वैट में रजिस्ट्रेशन के कारण आपको प्रोविजनल आईडी इशू हो गया होगा। उस प्रोविजनल आईडी के अगेंस्ट आप उन्होंने शायद 20 नंबर फॉर्म है, आप वो भर के दोगे तो जुलाई के बाद आप किसी भी बिल पे टैक्स मत चार्ज करना। कंपोजिशन में पहले भी नहीं चार्ज करते थे, तो आपकी ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है। एक और व्हाट्सएप आया है हमें, अनीश का ये मैसेज सवाल आया है जयपुर से कि ब्रांडेड आटे पर टैक्स है, लेकिन ब्रांड की परिभाषा क्या है? अगर खरीदार टैक्स नहीं भरता है तो विक्रेता की इसमें क्या जिम्मेदारी है और विक्रेता ऐसे में क्या करे? ब्रांडेड की डेफिनेशन है कि वो जो ब्रांड नेम है वो रजिस्टर होना चाहिए। वो ट्रेडमार्क या ब्रांड जो होता है उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन है। अगर आप जानते हो ट्रेडमार्क एक्ट बना हुआ है, अगर उसमें वो रजिस्टर्ड नहीं है, आप सिर्फ अपनी दुकान का नाम ही लिख देते हो लिफाफे पे या ऐसा कुछ करके पैकिंग कर देते हो, तो उसको ब्रांडेड की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा। तो ये तो ब्रांडेड की डेफिनेशन है। हाँ। दूसरा आपका सवाल है कि अगर ग्राहक ना दे, ग्राहक अगर आप बेचने वाले ही ना ले तभी ग्राहक नहीं देगा। अगर आप चार्ज करोगे तो ग्राहक के पास 2 ऑप्शन है, या तो आपसे माल ले या ना ले। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आपसे माल ले लेकिन टैक्स ना दे। अगर आप ऐसा करते हो तो टैक्स वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। यह माना जाएगा ग्राहक ने आपको सेल प्राइस का पार्ट में वो टैक्स भी दे दिया, तो टैक्स आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। ठीक है। जीएसटी की असली हेल्पलाइन जी बिजनेस पर चल रही है। आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर्स हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। मेरे साथ भूषण जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। नमस्ते भूषण जी, अपना सवाल पूछिए। मुझे कैस्टर ऑयल का जीएसटी थोड़ा कुछ चाहिए था। दोबारा आपको समझ में आपको HSN कोड चाहिए उसका? हाँ, HSN कोड। HSN कोड इतने याद तो नहीं रह सकते, आपको वो लिस्ट देखनी पड़ेगी। वो 1200 के करीब की लिस्ट है, तो उसमें जाके आपको अपनी आइटम के स्पेसिफिक HSN कोड निकालना होगा। ठीक है, ऑफहैंड बता नहीं सकते हम। ठीक है। राजेश जी हैं लुधियाना से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मैम ऐसा है कि हम इंटरस्टेट सेल करते हैं। हाँ। तो जो हमारे कंज्यूमर है उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो आपका होलसेल का काम है? हमारा होलसेल का काम है जी। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का काम है। हाँ। तो हम इंटरस्टेट करते हैं, तो उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो हम उनको सेल कर सकते हैं? हाँ। आप उनको बिल्कुल सेल कर सकते हो। अगर आप दूसरे आपके कस्टमर के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपकी सेल मानी जाएगी सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जब आप रिटर्न फाइल करोगे वो सेल आ जाएगी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो सामने वाला उसका क्रेडिट नहीं ले सकेगा। अगर वो कहेगा जी मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो उस क्रेडिट के लिए उसको हिम्मत करनी पड़ेगी, उसको अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है। एक आखिरी मैसेज हमें यहाँ पर आया है राहुल की तरफ से, बनारस से। उन्होंने मैसेज हमें भेजा है कि यूपी से दिल्ली लाकर वो चावल का कारोबार करना चाहते हैं, होलसेल और रिटेल दोनों में। मुझे क्या क्या करना पड़ेगा सर? इंटरस्टेट अगर आप ट्रांसफर करोगे कोई भी चीज, तो आपके लिए कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। अगर यूपी से कोई भी माल आप लेके आओगे, उस आइटम पे जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल टैक्स रेट आपको पे ही करना पड़ेगा, तभी आप माल ट्रांसफर कर सकोगे, नहीं तो ट्रांसफर नहीं कर सकोगे। सर ऐसे में चावल की ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, चावल टैक्स फ्री है। हाँ। चावल टैक्स फ्री है, चावल आप लेके आ सकते हो क्योंकि उसमें एग्जम्प्ट है। तो सेक्शन 23(1) इन्होंने सरकार ने बनाया, उसमें क्या कहता है, अगर आपकी सारी आइटम्स एग्जम्प्ट हैं, हाँ। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है राहुल, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया हो। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें फोन किया और तमाम सवाल यहाँ पर पूछे, और उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी को यहाँ पर अपने सवालों के जवाब मिल गए हो। तो जी बिजनेस पर जीएसटी की हेल्पलाइन हमने यहाँ पर चलाई और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें व्यूअर्स का यहाँ पर मिला। और संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर, क्योंकि आप आए और इतनी खूबसूरती से हमारे दर्शकों को इतनी आसान भाषा में समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।